प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर एसिड बेसेस एंड सॉल्ट के अंतर्गत एसिड्स बेसेस की डिफिनेशंस, इनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के और डील कर लिया था। आफ्टर डेट हम लोगों ने बात किया था इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स होती हैं इनकी, और हम लोगों ने पीएस वैल्यू के बारे में बात किया था और कैसे पीएस वैल्यू निकाला जाता है ये भी हम लोगों ने डील कर लिया था। ठीक है, आज जो हम लोग डील करने वाले हैं वो एनसीईआरटी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि न केवल परीक्षा की दृष्टि से अपितु ये नॉलेज की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उम्मीद है कि आप लोग आज के क्लास के लिए बिल्कुल सही तरीके से अच्छी तरह से तैयार होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार सेशन। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। पहला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जो ग्लूकोज या फिर जो अल्कोहल होते हैं इनमें भी हाइड्रोजन होती है, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन अम्ल की भांति नहीं किया जाता है, क्यों? ठीक है, क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल जैसे यौगिक, तो पहले हमें इनका फार्मूला पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है, और जो आपका अल्कोहल है हम मान लेते हैं कि एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल भी लिख सकते हैं। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, अल्कोहल्स का सामान्य फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+1.OH। ठीक है, ये जनरल फार्मूला होता है अल्कोहल्स का। यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, यहाँ पर n = 1 रखेंगे आप तो बनेगा CH3OH, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 1 3 हो जाएगा, तो ये बनेगा CH3OH। इसका नाम होता है मेथिल अल्कोहल, इसका नेम होता है मेथिल अल्कोहल। ठीक है, ऐसे ही n बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे तो आपका बनेगा C2H5OH, जिसका नाम होता है एथिल अल्कोहल। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था कि जो ये ग्लूकोज या फिर जो अल्कोहल होते हैं इनमें भी हाइड्रोजन है, बट इनका जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक अम्ल की तरह इनका क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डेफिनेशन ऑफ अम्ल, अम्ल की परिभाषा क्या होती है। आप जानते हैं कि वह पदार्थ जो वाटर में डिजॉल्व होकर के, किसमें? वाटर में डिजॉल्व होकर के या तो वो क्या बनाए H+ या फिर वो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करें। ठीक है, H+ बनाएं या फिर वो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करें, तभी वो पदार्थ एसिड कहलाते हैं, अन्यथा वो एसिड नहीं कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम ग्लूकोज को, ठीक है, जब हम ग्लूकोज को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ग्लूकोज आप जानते हैं सॉलिड होता है, जब हम ग्लूकोज को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये आपका जो ग्लूकोज होता है वो वाटर में डिजॉल्व होकर के, यानी कि प्लस का H2O, ये वाटर में डिजॉल्व होकर के C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का एक्वस बनाता है, यानी कि ये जल में घुल जाता है। ठीक है, तो आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर ग्लूकोज देख रहे हैं आप कि H+ का या तो H+ का या तो H3O+ का, यानी कि हाइड्रोनियम आयन का, इन दोनों में से किसी का भी निर्माण नहीं करता है। जब यह इन दोनों में से किसी का निर्माण नहीं करता है, इट मीन्स यह एक अम्ल है ही नहीं। जब वो अम्ल है ही नहीं तो उसका फिर अम्ल की तरह वर्गीकरण करने का, क्लासिफिकेशन करने का कोई औचित्य रह ही नहीं जाता है। अब देखिएगा, ये लिखा है C2H5OH, अल्कोहल है यह लिक्विड होता है। कैसा होता है? लिक्विड होता है। जब इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, जब इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, यह भी आपका लिक्विड है, तो वाटर में डिजॉल्व होकर के, ठीक है, एथिल अल्कोहल आप जानते हैं कि वाटर में मतलब घुल जाता है, तो ये बनाता है एथिल अल्कोहल का जलीय विलयन। क्या बनाता है ये? एथिल अल्कोहल का जलीय विलयन, एक्वस बनाता है। अब देखिएगा, ये एथिल अल्कोहल को हमने जल में घोला तो इसने भी ना तो हाइड्रोजन आयन का निर्माण किया और ना ही इसने हाइड्रोनियम आयन का निर्माण किया, दोनों में से किसी भी आयन का इसने निर्माण नहीं किया, यानी कि यह अम्ल है ही नहीं। अम्ल होता तो ये H+ बनाता या तो फिर ये H3O+ बनाता, तो ना तो यह H+ बना रहा है जल में डिजॉल्व होकर के, और ना ही यह H3O+ बना रहा है वाटर में डिजॉल्व हो करके। इट मीन्स ये और ये एसिड है नहीं,
जब ये दोनों एसिड नहीं हैं तो इनका क्लासिफिकेशन अम्ल की भांति करना का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर एक लाइन में क्या हो जाएगा कि ग्लूकोज और अल्कोहल जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन तो उपस्थित होती है, बट ये वाटर में डिजॉल्व होकर के ना तो H+ का निर्माण करते हैं और ना ही ये H3O+ का निर्माण करते हैं। ये दोनों के दोनों, ठीक है, ना तो H+ बनाते हैं ना तो H3O+ बनाते हैं। जब ये H+ और H3O+ का निर्माण करेंगे ही नहीं तो फिर ये एसिड है ही नहीं। जब एसिड नहीं है तो इनका क्लासिफिकेशन अम्ल की तरह करने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन और उसका ये हो गया आंसर। ठीक है, बात करते हैं आप सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शुष्क HCl, ठीक है, शुष्क HCl शुष्क लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलता है? शुष्क HCl शुष्क लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलता है? देखिएगा, HCl है आपका, ये कैसा है? ये ड्राई है, ये शुष्क है, इसमें जल है ही नहीं। और जो आपका लिटमस पेपर है, ठीक है, जो आपका लिटमस पेपर है यह भी शुष्क है, यह भी आपका सूखा है, इसमें भी वाटर उपस्थित नहीं है, जल आपका प्रेजेंट नहीं है। जब HCl ड्राई है, HCl में वाटर नहीं है, तो इन एब्सेंस ऑफ वाटर HCl कैन नॉट ब्रेक इन इट्स कंपोनेंट लाइक H+ एंड Cl-। HCl H+ और Cl- में टूट ही नहीं सकता है। जब यह H+ का निर्माण नहीं करेगा, ध्यान से समझिएगा, जब यह H+ का निर्माण नहीं करेगा तो फिर ये अम्ल का है का? क्यों? अम्ल तो हम उसे कहते हैं ना कि जो जल में घुल करके क्या बनाए? H+ या फिर H3O+, है ना। जब ये वाटर है नहीं तो ये वाटर में जब डिजॉल्व होगा नहीं तो ये नहीं बना सकता है H+, ना ही ये बनाएगा Cl-। जब ये H+ बनाएगा नहीं तो जब ये अम्ल है ही नहीं तो फिर ये कलर क्यों चेंज करने लगेगा, है ना। ये अम्ल की भांति व्यवहार भी नहीं करेगा। इसीलिए जो आपका शुष्क HCl होता है वह शुष्क लिटमस पेपर का कलर चेंज ही नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या था कि शुष्क HCl शुष्क लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करता है? ड्राई HCl ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करता है? तो इन एब्सेंस ऑफ वाटर आप लिख सकते हैं कि जल की अनुपस्थिति में जो HCl होता है वह H+ का निर्माण नहीं करता। जब ये H+ का निर्माण नहीं करेगा तो ये अम्ल नहीं है, और जब ये अम्ल है ही नहीं तो फिर ये कलर क्यों चेंज करेगा? कलर चेंज ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इट वाज सेकंड क्वेश्चन, ये आपका था दूसरा क्वेश्चन। हम लोग बात करते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? व्हाई डज एसिड नॉट बिहेव एज ए एसिड इन एब्सेंस ऑफ वाटर? क्यों एक अम्ल जल की अनुपस्थिति में अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अम्ल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? हम एक एसिड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल HCl। ओके, क्या नहीं है? वाटर अब्सेंट है, यहां पर जल नहीं है, वाटर ये जो है वो अब्सेंट है यहां पर। तो आप बताइएगा, इन अब्सेंट ऑफ वाटर, जल की अनुपस्थिति में क्या HCl हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा? बोलिए, क्या HCl H+ का निर्माण करेगा? नहीं करेगा। जब वाटर नहीं है प्लस यहां पे H2O है ही नहीं तो ये ना तो H+ बना सकता है और ना ही ये H3O+ का निर्माण कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होकर के या तो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं या फिर क्या बनाते हैं? H+ का निर्माण करते हैं। तो जब वाटर नहीं होगा तो HCl ना तो ये बनाएगा और ना ही ये बनाएगा, तो फिर ये अम्ल का है का भैया? ये अम्ल है ही नहीं, तो फिर ये अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करेगा। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि आश्रित जल में विद्युत का चालन नहीं होता है जबकि वर्षा के जल में विद्युत का चालन हो जाता है। क्या कारण है? हमें इसका रीजन बताना है कि जो आश्रित जल होता है वो विद्युत का चालक नहीं होता है, बल्कि वर्षा का जल जो होता है वो विद्युत का चालक होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका वर्षा का जल होता है, ठीक है, वर्षा के जल में
कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें घुली हुई होती हैं। ठीक है, वर्षा के जल में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये गैसें आपकी घुली हुई होती हैं। इन गैसों के संपर्क में आकर के जो आपका जल होता है, ठीक है, वो H2CO3 अर्थात कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है। अब आप जानते हैं कि एसिड जो होता है वो आयन बनाते हैं। जितने भी एसिड होते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, वो आयन क्रिएट करते हैं, और आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के वाहक होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार हम बता रहे हैं कि वर्षा का जो जल होता है, वर्षा के जल में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये गैसें घुली हुई होती हैं। तो इन गैसों से अभिक्रिया करके जो आपका जल होता है वो कार्बोनिक अम्ल बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है, कार्बोनिक अम्ल बना लेता है। और आप जानते हैं कि कार्बोनिक चूंकि अम्ल है तो ये जो है वो वाटर में डिजॉल्व होकर के क्या बनाता है, आयन बनाता है, और आयन जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। जबकि आश्रित जल ऐसा नहीं कर पाता। ठीक है, जबकि आश्रित जल ऐसा नहीं कर पाता है, ये आयन को क्रिएट नहीं कर पाता। जब ये आयन को क्रिएट नहीं कर सकता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का चालक हो ही नहीं सकता। जबकि वर्षा का जल आयन क्रिएट कर लेता है, इसीलिए ये विद्युत का चालक होता है। ओके।